वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज दो चीज़ों पे बात करते हैं। पहली चीज़ बात करेंगे कि आपका ई सर्टिफिकेट कितने दिनों के अंदर जारी होगा, और दूसरा बात कि जो पीएचडी पास हैं, ओनली पीएचडी यानी ओनली एडमिशन टू पीएचडी, उनका आगे की क्या क्या अपॉर्चुनिटी यानी कि उनके पास क्या क्या अवसर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि हमारा ई सर्टिफिकेट कितने दिनों में जारी होगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक डाटा फिर से हम बता देते हैं कि इस बार कितने लोग कितने लोगों ने फॉर्म भरा था नेट का। 11,21,225, 11 लाख मान के चल सकते हैं मोटी मोटा। 11,21,225 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि 4,85,578 मेल थे यानी लड़के थे, और 6,35,588 लड़कियां थी। 59 ट्रांसजेंडर थे। पूरा मिला के इतने लोग हुए थे, लेकिन परीक्षा में जो बैठे थे वह 6,11,21,225 में से 6,84,224 लोग बैठे थे। लगभग 40% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी लगभग कितने लोगों ने 4,37,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा दोबारा हुआ, ऑनलाइन हुआ, सेंटर दूर होने के कारण और दोबारा परीक्षा होने के कारण। और कुछ लोग ऑनलाइन में उतने सूटेबल नहीं थे, कुछ लोगों का परीक्षा दूर था और ऑनलाइन था, इसलिए बहुत लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। मतलब कि एनटीएस कुछ लोग परेशान भी हो चुके थे कि एक बार में सही से क्यों नहीं कराता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि पूरे 83 सब्जेक्ट में मिला के कितने लोग जेआरएफ हुए। तो जेआरएफ हुए 4,970 लोग, और नेट कितने लोग हुए 53,694 लोग, जो कि पूरे कैंडिडेट का जिन्होंने दिया था उसका 7.8% है, और जेआरएफ कितना है 0.72%। पीएचडी सबसे ज़्यादा हुए हैं 1,12,070 मान के चल सकते हैं मोटी मोटा, लगभग 16%, 16.37%। तो इन पीएचडी वालों का जो 1,12,000 हैं, इनके लिए आगे के अवसर क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पहले हम लोग तो बात कर चुके हैं कि आपका ई सर्टिफिकेट कब जारी होगा। हैं, ई सर्टिफिकेट कब जारी होगा। देखिए ई सर्टिफिकेट जो पिछला देखा गया है, जो इसके पहले हुआ था दिसंबर 2023 में, उसका ई सर्टिफिकेट आपका 35 से 40 दिनों के अंदर आ गया था। और मतलब कि कितना भी जल्दी करे एनटीए तो 1 महीना लगा देगा। 17 अक्टूबर को जैसे कि आपका रिजल्ट जारी हुआ, तो मान के चल सकते हैं कि 20 नवंबर के आसपास आपका ई सर्टिफिकेट आने की संभावना है। 20 नवंबर से लेट भी हुआ तो नवंबर के लास्ट वीक में, लास्ट तक नवंबर के आ जाना चाहिए, यदि एनटीएस सही से काम करता है। तो इस बार जैसे कि आंसर की तो बहुत जल्दी दिया, लेकिन रिजल्ट देने में काफ़ी देरी की। बच्चे देखिए कट ऑफ जेआरएफ और नेट का बहुत ज़्यादा रहा, खासकर जेआरएफ का तो बहुत ही ज़्यादा इस बार कट ऑफ रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि जो यूनिवर्सिटियाँ एंट्रेंस टेस्ट लेती थी पीएचडी में एडमिशन के लिए, उन्होंने कहा कि अब हम एडमिशन एनटीए नेट के थ्रू जो विद्यार्थी पास होंगे उनका भी लेंगे, उन्हीं के थ्रू लेंगे। तो सभी बच्चे जो पीएचडी करना चाहते थे उनका झुकाव किधर हो गया। उनका झुकाव जो पहले पीएचडी नेट की परीक्षा नहीं देते थे और पीएचडी सीधे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देके इंटरव्यू देके कर लेते थे, उन्हें भी नेट का फॉर्म भरना पड़ा और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। पिछली बार था लगभग 4.5 लाख थे, इस बार आपके विद्यार्थी कितने हुए, इस बार फिर भी 6,84,000 थे। उस बार 4.5 लाख मैक्सिमम लोगों ने इतना परीक्षा दिया था। तो विद्यार्थी पिछले बार की तुलना में बढ़े हैं, और अच्छे विद्यार्थी आए हैं जिन्होंने नेट का पेपर पहले नहीं देते थे वह भी दिए हैं। तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और एनटीए ने पीएचडी वालों को ज़्यादा पास करने के चक्कर में, और नेट और जेआरएफ यानी पीएचडी है तो फिर उसके कट ऑफ में, नेट के कट ऑफ में, जेआरएफ के कट ऑफ में अंतर रहना चाहिए। तो अंतर रखने के लिए इसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। एक तो बच्चे ज़्यादा, एक तो पीएचडी स्टूडेंट जो पहले नहीं आते थे, अच्छे स्टूडेंट, उन्होंने भी यह परीक्षा दिया है। तो डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए एग्ज़ाम में वह बैठे हैं, तो उसका भी असर पड़ा है। एनटीए के एक प्रोसेस प्रक्रिया है कि पीएचडी को लाया है, उसके वजह से एक बढ़ा है।
और हो सकता है कि थोड़ा बहुत धांधली हो, उसका वजह भी रहा हो ज़्यादा कट ऑफ जाने की। और जीआरएफ में आपका जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसमें बहुत कम अंतर है, पॉइंट में अंतर है, 1% का भी अंतर नहीं है। जानते हैं कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा हुआ है तो परसेंटाइल में आया है। जैसे 0.44 है किसी का तो 0.22 है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पॉइंट में ही अंतर है जीआरएफ में, जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। वहीं हाल नेट का भी है, नेट में थोड़ा बहुत अंतर है ज़रूर परसेंटाइल का, लेकिन नंबरों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 3-4 नंबरों का, यानी 1-2 क्वेश्चनों का ही अंतर है जनरल से ओबीसी, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरियों में आपस में। तो इस बार तो एससी और एसटी का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है नेट और जीआरएफ का, जो पहले नहीं जाता था। उसका कारण पीएचडी का क्राइटेरिया शामिल किया जाना और पीएचडी में ज़्यादा बच्चे पास करना और पीएचडी के लिए नेट का एग्ज़ाम ज़्यादा बच्चों के द्वारा दिया जाना। और एनटीए पता नहीं कौन सा नियम लगा रहा है परसेंटाइल में कि इस बार दशमलव में आपका रिजल्ट दे रहा है, दशमलव में परसेंटाइल के चलते हुआ है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, सभी 2-2 नंबर का है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो 300 नंबर में वह नंबर देता है। तो जो जिसका भी सही होगा, मान लीजिए 80 क्वेश्चन सही हुआ तो 160 हुआ उसका, 75 सही हुआ तो 150 हुआ, 90 सही हुआ तो 180 हुआ, 100 सही हुआ तो 200 हुआ। तो दशमलव में आपका आने का चांस ही नहीं था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण यह आपका दशमलव में आया है, दशमलव में आया है। किसी का 180.567, किसी का 176.767। तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ऐसा हुआ है। एनटीए को चाहिए कि वह कोशिश करके एक सब्जेक्ट का पेपर एक ही शिफ्ट में ले ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का से किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि किसी के 1-2 नंबर घटे हैं और किसी के बढ़े हैं फाइनल आंसर की मिलाने के बाद से। तो किस शिफ्ट को आसान, किस शिफ्ट को कठिन कहा जाए, यह भी कहना कठिन है, क्योंकि कुछ शिफ्टों में तो आपका बढ़ा है, किसी का पहले शिफ्ट में बढ़ा है तो किसी का दूसरे शिफ्ट में बढ़ा है, किसी का पहले में कम हुआ है तो किसी का दूसरे में कम हुआ है, ऐसे स्टूडेंट बता रहे हैं। मतलब वहीं 1-2-3-4 नंबरों का एर फिर रहा है, लेकिन जीआरएफ और नेट में इतने का ही अंतर रहता है। तो उनको, ऐसे बच्चे बहुत से होंगे जिनको यह प्रक्रिया पसंद नहीं आई होगी और 1-2 नंबरों से या क्वेश्चनों से वह चूक गए होंगे, उन्हें बहुत ही अच्छा नहीं लगा होगा, तकलीफ हुई होगी। तो एनटीए एक शिफ्ट में परीक्षा कराए, नॉर्मलाइजेशन ना करें, सीधे आपका नंबर तो बता दिया है, आपका परसेंटाइल भी बता दिया है, लेकिन कट ऑफ का केवल परसेंटाइल बताया है, कट ऑफ का नंबर नहीं बताया है। तो एक शिफ्ट में होगा तो आप कट ऑफ का नंबर भी पता चलेगा, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी कि हाँ इतना नंबर पे बना था और हमारा इतना नंबर से नहीं हुआ। तो ऐसा करना चाहिए। और किसका नंबर बढ़ा किसका घटा, यह भी आप कमेंट करके बताइए कि आप जब फाइनल आंसर की से मिलाए थे तो आपका कितना बढ़ा या कितना घटा, कितना नंबर है, कितना नंबर है। और शिफ्ट से पता चलेगा ना कि इस शिफ्ट में हमारा इतना था, इतना मिला। और जो अच्छे से मिलाए हैं फाइनल आंसर की के बाद वहीं करें, वैसे ही नहीं कि बस तुक्का लगा के कर दिए कि इतना घट गया इतना बढ़ गया। जो प्रोविजनल आंसर की से नहीं, फाइनल आंसर की से, फाइनल आंसर की में उन्होंने भले ही एक गलत आंसर ही दिया हो, गलत आंसर को सही नहीं माना हो, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कविता क्या है उसका प्रकाशन वर्ष उन्होंने गलत माना था। तो देखिए यह सब प्रक्रियाएं रही। और अब बात करते हैं पीएचडी, है ना। पीएचडी में एडमिशन लेने वाले क्या करें, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए इनके लिए अपॉर्चुनिटी, जब एक बार यह शामिल किया गया था इसके नोटिफिकेशन में, तभी कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस लेती है वह नहीं लेगी, या फिर लेगी भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि वहाँ पे यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि वह एंट्रेंस ना ले और यूजीसी नेट के थ्रू एक और कैटेगरी पीएचडी का जोड़ा जाए, और इस क्राइटेरिया को, इस एग्ज़ाम को जो पास करेगा वह पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सभी यूनिवर्सिटियों में एलिजिबल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे का क्या होगा जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, उनकी वैलिडिटी 1 साल है। उन्हें 1 साल के अंदर यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी डिग्री वैलिड रहेगी। 1 साल के ऊपर हो जाता है तो फिर से उन्हें एग्ज़ाम देना होगा। 1 साल के ऊपर हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया तब।
तो यह किस लिए है? केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए, बाकी यह किसी में फ़ायदा नहीं है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि जेआरएफ के बच्चे, नेट के बच्चे, पीएचडी के बच्चे सभी जाते हैं, तो वहाँ पे वरीयता सबसे पहले जेआरएफ वालों को दी जाएगी, फिर नेट वालों को, फिर पीएचडी वालों को। मान लीजिए तीनों लोग जा रहे हैं पीएचडी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, कहीं पे वैकेंसी निकली तो वहाँ पे सभी लोग फॉर्म भर दिए, तो यह पीएचडी वाले क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। बस वहीं उनको एंट्रेंस जो यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए देना पड़ता था, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता था, तो उनको एंट्रेंस ना देके आप सीधे फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू में बैठना होगा। वहीं जेआरएफ वाले भी बैठेंगे, नेट वाले भी बैठेंगे, तो वरीयता जेआरएफ को मिलेगी, नेट को मिलेगी, पीएचडी को मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं, तो सभी लोग रहेंगे तो पीएचडी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या कोई सीट रिजर्व करते हैं कि पीएचडी को इतना 100 सीट है तो पीएचडी में 10 सीट 20 सीट रिजर्वेशन रखना चाहिए कि इनका लेना ही लेना है। तो वह जैसा करेंगे, इस बार पहली बार शामिल किया गया है और आगे की प्रक्रिया पहले शुरू होगी। किसी यूनिवर्सिटी में क्या नियम है, क्या उसको रखा जाएगा, तभी पता चलेगा। यदि सबके लिए सामान्य है तो फिर तो ज़्यादातर एडमिशन जेआरएफ और नेट वालों का हो जाएगा। पीएचडी वाले भी जा सकते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन बहुत कम, इन लोगों के आगे तो बहुत कम चांस रहेगा। ठीक, और नेट वालों का भी वही है कि आपको ये इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके में लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी उसका नेट हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो यह पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं 1 साल के अंदर, और यह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब भी निकले लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यह देख सकते हैं, निकलेगी, भर सकते हैं, फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब इनका हो जाएगा। जेआरएफ वालों के लिए सेम टू सेम वही है, बस इनको यदि यह पीएचडी करेंगे और 3 साल के अंदर, यहाँ पे तो 1 साल के अंदर एडमिशन लेना है, जेआरएफ वालों को 3 साल का समय दिया जाता है कि 3 साल के अंदर आप एडमिशन यदि ले लेते हैं तो आपका वैलिड रहेगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो 38-40 हज़ार प्रति मंथ है। स्कॉलरशिप पीएचडी के दौरान मिलेगा। ठीक है, नेट के थ्रू तो नहीं मिलता है, पीएचडी के थ्रू भी नहीं मिलेगा कोई स्कॉलरशिप, लेकिन नेट के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटी 10-12 हज़ार देती है, मतलब वहीं बहुत कम 10-20% यूनिवर्सिटी, मतलब 10 में 1 का दुक्का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेआरएफ वाले जो है वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म लाइफ टाइम भर सकते हैं, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 3 साल के अंदर लेंगे, तभी वह स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। जो एडमिशन नहीं लेते हैं, जेआरएफ हो गया, तो उनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और नेट का वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी यह भी है, और इसकी वैलिडिटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जेआरएफ और नेट वाले लाइफ टाइम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए जेआरएफ वाले 3 साल, नेट वाले 1 साल, पीएचडी वाले 1 साल। और पीएचडी केवल क्या है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए है, एडमिशन के लिए, यानी कि आपको 1 साल के अंदर एडमिशन लेना है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करते हैं तो रेगुलर क्लास के थ्रू, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं आसानी से एडमिशन। और वहीं आपको बस है कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेती थी उससे आप बच गए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एंट्रेंस नहीं देना होगा, सीधे फॉर्म भरिए, जो भी वैकेंसी निकले। आप एडमिशन आगे करना चाहते हैं रिसर्च तो इंटरव्यू दीजिए, फिर वहाँ पे यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप एडमिशन होगा। बस इतनी सी है पीएचडी वालों की। तो 2 चीज़ें पता चल गई। ई सर्टिफिकेट क्या है? ई सर्टिफिकेट जारी होगा 35 से 40 दिनों के अंदर रिजल्ट के घोषणा के बाद, यानी कि नवंबर के लास्ट तक, या फिर आप 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका पीएचडी एडमिशन वालों के लिए हमने बता दिया कि यह पीएचडी जो एंट्रेंस, पीएचडी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वह एंट्रेंस से उनको गुजरना नहीं होगा, सीधे फॉर्म भर के इंटरव्यू से गुजरना होगा। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आती है तो वह पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पे सभी कैंडिडेट रहेंगे तो जेआरएफ वालों को वरीयता दी जाएगी, फिर नेट, फिर पीएचडी वाले बचेंगे। तो मिला जुला के यही कहा जा सकता है कि पीएचडी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ले लिया है, लेकिन इसका उतना बेनिफिट नहीं है। कम से कम नेट रहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसको वैकेंसी देखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पीएचडी में जो केवल टारगेट पीएचडी एडमिशन है तो उनका भी हर जगह हो जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है। तो यह एक तरीके से क्या है, लॉलीपॉप ही कहा जाएगा। एनटीए का यह लॉलीपॉप है। 1,12,070 लोगों का तो एडमिशन होगा नहीं, इसमें से बहुत कम लोगों का हो पाएगा।
1 साल के अंदर। तो देखिए क्या है, यह नियम तो अच्छा नहीं लगा। जैसे कि डकवर्थ लुईस नहीं समझ में आता था क्रिकेट के नियम में, वैसे एनटीए का यह नियम और नॉर्मलाइजेशन का नियम समझ में नहीं आता है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपका नंबर कितना रहा और कितना नंबर आपका घटा, कितना बढ़ा, कमेंट करके यह भी बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए, कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, PDF भी मिलते रहते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यह रहा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।